हेलो, नमस्कार और आदाब मेरे सभी दोस्तों को। आपके दोस्त और गाइड इरफान की तरफ से एक बार फिर आपके अपने चैनल एस्ट्रो एश्योरेंस से। मेरे पास बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने मुझसे जेमस्टोन पर वीडियो बनाने के लिए कहा है और असल में आज सुबह भी ये रिक्वेस्ट दोहराई गई और मैं कुछ समय से जेमस्टोन पर ये वीडियो बनाने के बारे में सोच रहा था और जब पिछले 15 से 20 दिनों में मुझे इसके लिए नियमित रिक्वेस्ट मिली और फिर आज सुबह मुझे इसके लिए फिर से रिक्वेस्ट मिली, तो मैंने सोचा चलो जेमस्टोन पर एक वीडियो बना देता हूँ। अब जेमस्टोन वो चीज है जो असल में बहुत क्लियर कट है कि इसे कब इस्तेमाल करना है और कब नहीं करना है। हालांकि मैं देखता हूँ कि बहुत सारे लोग ये नहीं जानते कि जेमस्टोन कब पहनने हैं और कब नहीं, और मैंने ये भी देखा है कि बहुत से ज्योतिषी भी जेमस्टोन रिकमेंड कर देते हैं जबकि उन्हें बिल्कुल नहीं रिकमेंड करना चाहिए और नहीं सलाह देनी चाहिए। अब कई वजहों से लोग जेमस्टोन रिकमेंड कर सकते हैं, खास तौर पर ज्योतिषी। उनमें से कुछ ये समझते होंगे कि जेमस्टोन अच्छा है और इसलिए वो ऐसा कर रहे होंगे, लेकिन बहुत से ज्योतिषियों का जेमस्टोन का साइड बिजनेस भी होता है और वो इससे कुछ पैसे भी कमाते हैं, इसलिए वो जेमस्टोन रिकमेंड करने में हिचकते नहीं। हालांकि मैं इसे बिल्कुल अनैतिक प्रैक्टिस समझता हूँ। जेमस्टोन रिकमेंड करना, भले ही आप खुद जेमस्टोन नहीं बेच रहे हो और इंसान को कह रहे हो कि अपने जानने वालों से अपना खुद का ले आओ, फिर भी मेरे ख्याल से अगर जेमस्टोन रिकमेंड किया जा रहा है बिना उन सभी जड़ों और कोनों खोनों को देखे कि क्या सही हो सकता है और क्या गलत हो सकता है, और फिर भी अगर जेमस्टोन रिकमेंड किया जाता है बिना किसी फायदे के, तो भी ये गलत प्रैक्टिस है और मैं आपको बताऊंगा क्यों। जेमस्टोन ज्यादातर एक प्लेसिबो की तरह है। आप जानते हैं प्लेसिबो क्या होता है? कभी कभी डॉक्टरों के पास ऐसे मरीज आते हैं जिनमें आमतौर पर कोई प्रॉब्लम नहीं होती, आप जानते हैं, लेकिन वो डॉक्टर के पास जाते हैं और कहते हैं कि मेरी कमर दर्द कर रही है, मेरा सिर दर्द कर रहा है वगैरह, और फिर डॉक्टर क्या करता है? डॉक्टर उन्हें एक प्लेसिबो दे देता है। प्लेसिबो कुछ नहीं, बस एक विटामिन की शुगर कोटेड टैबलेट होती है जिसमें कोई ताकत नहीं होती, जिसमें कोई बीमारी मिटाने या उसकी देखभाल करने की क्षमता नहीं होती। लेकिन जब डॉक्टर उस दवाई को मरीज को देता है, ये कहते हुए कि ठीक है, तुम्हें कमर दर्द है, ये दवाई लो, ये तुम्हारे लिए अच्छी है और इसे 1 हफ्ते तक लो और सब ठीक हो जाएगा, तो मरीज, क्योंकि उसे यकीन है, उसका डॉक्टर और दवाई पर विश्वास है, दवाई लेने की वजह से महसूस करता है कि उसका दर्द कम हो गया है। कभी कभी मरीज सिर्फ ध्यान खींचना चाहता होता है। तो प्लेसिबो बीमारी पर असर नहीं करता, तकलीफ पर असर नहीं करता, लेकिन वो मरीज के दिमाग पर खेलता है, और क्योंकि वो मरीज के दिमाग पर खेलता है, मरीज को लगता है कि ठीक है, अब मैं बेहतर हूं क्योंकि मैंने तकलीफ की दवाई ले ली, हालांकि पहले कोई तकलीफ थी ही नहीं, और इस तरह तकलीफ का खात्मा बिल्कुल नहीं हुआ। तकलीफ है ही नहीं, तो तकलीफ जाएगी कैसे? अब अगर किसी को प्लेसिबो दिया जाए और प्लेसिबो बेकार है और उससे कुछ अच्छाई मिल सकती है लेकिन बुराई नहीं, तो मैं समझ सकता हूँ। हालांकि अगर एक टैबलेट किसी एक तकलीफ के लिए दी जाए, जो शायद हो ही नहीं, लेकिन उसके कुछ, मैं कहूँगा, विनाशकारी असर है, या कम से कम कभी कभी जब हम दवाई लेते हैं हम उसे साइड इफेक्ट कहते हैं, और साइड इफेक्ट गंभीर हो सकते हैं, तो डॉक्टर को वो प्लेसिबो भी नहीं सलाह देनी चाहिए। जेमस्टोन में आने से पहले मुझे एक कहानी याद आ रही है जिसका नाम था द मंकीज पॉ। मैंने अपने स्कूल के दिनों में पढ़ी थी, और कहानी कुछ यूं है। एक कपल है, एक बहुत बूढ़ा कपल, जिनका एक जवान बेटा है जो शहर में काम करता है, और ये बूढ़ा कपल गांव में रहता है, और वो जवान बेटा शहर की एक फैक्ट्री में मजदूर की तरह काम करता है, और फिर भी उसकी सैलरी ही वो एकमात्र सैलरी है जिस पर ये तीनों निर्भर है, और वो भी इतनी कम कि वो बस गुजारा कर पाते हैं, और उनकी कोई शानदार जिंदगी भी नहीं है। उनके पास अच्छा खाना नहीं है, अच्छे कपड़े नहीं है वगैरह। तो ये बूढ़ा कपल, वो बहुत खुश नहीं है और वो हमेशा, आप जानते हैं, मुश्किल से गुजारा कर रहे हैं, और ये बस एक जिंदगी है, लेकिन भौतिक नजरिए से ये उनके लिए बहुत खुशनुमा जिंदगी नहीं है, बिना अच्छे खाने के, बिना अच्छे कपड़ों के और ना ही एक अच्छे घर के। एक दिन वो एक साधु से मिलते हैं जो उन्हें एक बंदर का पंजा देता है। बंदर का पंजा हाथ का वो हिस्सा है, इंसानों के साथ हम इसे हाथ कहते हैं, लेकिन जानवरों के साथ हम इसे पंजा कहते हैं। तो ये एक छोटा सा बंदर का पंजा है, बंदर के पंजे का कटा हुआ हिस्सा, एक सूखा हुआ हिस्सा।
और वो साधु उन्हें देता है और कहता है कि ये पंजा तुम्हारे लिए 3 इच्छाएं पूरी कर सकता है, लेकिन वो उन्हें ये भी चेतावनी देता है कि जो इच्छा करो उसके बारे में सावधान रहो, और वो साधु चला जाता है। कुछ दिनों बाद बूढ़ी औरत बूढ़े आदमी को सुझाव देती है कि क्यों न हम एक इच्छा करें, आप जानते हैं, कुछ पैसों के लिए, ताकि हमारा गुजारा थोड़ा बेहतर हो सके, हमारी जिंदगी बेहतर हो सके। तो बूढ़ा आदमी कहता है, आप जानते हैं, इच्छा करना आसान है, लेकिन हमें सच में नहीं पता, क्योंकि साधु ने कहा था जो इच्छा करो उसके बारे में सावधान रहो, क्योंकि इच्छा पाने की कोशिश में कुछ गलत भी हो सकता है। लेकिन औरत जिद्दी है और इसलिए बूढ़ा कपल आग के चारों ओर बैठता है और औरत पंजे को अपने हाथ में रखती है और वो $30,000 की इच्छा करती है। अब वो इच्छा करती है और पंजा उसके हाथ में हिलता है, मानो संकेत दे रहा हो कि एक इच्छा पूरी हो गई है। 2 दिन बाद उन्हें शहर से खबर मिलती है, उन तक खबर आती है कि फैक्ट्री में काम करने वाला वो इकलौता जवान बेटा फैक्ट्री में एक एक्सीडेंट में मारा गया है, और उसकी सेवा के टोकन के तौर पर और इंश्योरेंस के पैसे के तौर पर कंपनी बूढ़े कपल को $30,000 देगी। तो बूढ़े कपल की इच्छा पूरी हो गई और उन्हें पैसे भी मिल जाते हैं बेटे की बॉडी के साथ। अब वो बहुत दुखी है। $30,000 का उनके पास क्या उपयोग है, क्योंकि उनका बेटा मर गया है। तो वो पैसे अलग रख देते हैं और अपने बेटे का अंतिम संस्कार करते हैं। उसे गांव के कब्रिस्तान में दफना दिया जाता है। कुछ हफ्ते गुजर जाते हैं और फिर औरत सोचती है, वो अपने पति बूढ़े आदमी से कहती है, पंजे ने हमारे बेटे को ले लिया तो वो उसे वापस भी ला सकता है, क्यों न हम पंजे से इच्छा करें कि वो हमारे बेटे को वापस ले आए। तो बूढ़ा आदमी कहता है, ये तो बहुत भयानक इच्छा है। क्या तुम समझती भी हो कि हमारे बेटे की बॉडी किस हालत में होगी और क्या सूरत होगी। जब उसकी बॉडी आई थी उसी वक्त उसके शरीर पर बहुत सारी चोटें थीं, लेकिन बूढ़ी औरत जिद्दी है कि उन्हें अपने बेटे के लिए इच्छा करनी ही होगी, और वो आग के पास बैठ जाती है और बूढ़े आदमी के मना करने के बावजूद वो पंजे को अपने हाथ में रखती है और वो इच्छा करती है कि वो अपना मरा हुआ बेटा वापस चाहती है। पंजा फिर से उसके हाथ में हिलता है, मानो उसे बता रहा हो कि इच्छा पूरी हो गई है। अब अगले 2 दिनों में गांव में बहुत अजीब आवाजें आती हैं और बहुत कोहरा छा जाता है, और इच्छा करने के तीसरे दिन जब बूढ़ा कपल घर में सो रहा होता है, भयानक आवाजें पूरे गांव में बढ़ जाती हैं और आधी रात को आवाजें बहुत बहुत तेज हो जाती हैं, बहुत बहुत अजीब आवाजें, और वो दरवाजे पर कदमों की आहट सुनते हैं और कदम करीब आते जाते हैं, और औरत आदमी से कहती है, लगता है कोई आ रहा है, शायद हमारा बेटा हो। तो बूढ़ा आदमी उसे बताता है कि क्या हमें सच में पता है कि ये हमारा बेटा है, और क्या हमें सच में पता है किस हालत में। अगर वो वापस आता है तो उसे आना ही चाहिए, और क्या ये सच में हमारा बेटा है, किस शक्ल में आ रहा है। लेकिन माँ दरवाजे की तरफ दौड़ती है और उसी वक्त दरवाजे पर दस्तक होती है, और बूढ़ा आदमी औरत को रोकने की कोशिश करता है और उसे समझाने की कोशिश करता है कि दरवाजे पर मत जाओ, तुम नहीं जानती कि अंदर क्या आ रहा है। ये हमारी जिंदगी और गांव के बाकी सबकी जिंदगी में तबाही मचा सकता है। लेकिन बूढ़ी औरत बूढ़े आदमी को धक्का देकर हटा देती है और दरवाजा खोलने के लिए दौड़ती है। उसी पल बूढ़ा आदमी उस शेल्फ की तरफ दौड़ता है जहां बंदर का पंजा रखा हुआ है, बंदर के पंजे को अपने हाथ में लेता है और आखिरी इच्छा करता है, और उसी पल बूढ़ी औरत दरवाजा खोलती है और उसके सामने जो कुछ दिखता है वो है एक बहुत बड़ी भयानक चीख, चिल्लाहट, कोहरा। वहां कोई नहीं है, और वो मुड़ती है और बूढ़े आदमी को उस इच्छा के लिए डांटती है जो उसने की थी। अब बूढ़े आदमी की आखिरी इच्छा क्या थी? बूढ़े आदमी की आखिरी इच्छा थी कि जो कुछ भी दरवाजे पर है उसे भेज दो, वो कभी वापस ना आ सके। और जब वो ये इच्छा करता है, जो कुछ भी दरवाजे पर खड़ा था चला जाता है। तो एक जेमस्टोन बंदर के पंजे की तरह है। ये आपकी कुछ इच्छाएं तो पूरी कर सकता है, लेकिन कभी कभी भयानक नतीजे भी आ सकते हैं जो इससे जुड़े भी हो और ना भी हो। आपको एक दिशा से कुछ अच्छे फायदे मिल सकते हैं जिसकी आपको ख्वाहिश है, लेकिन कुछ बदकिस्मती भी आ सकती है जो आप किसी और तरफ से खींच लाते हैं। कभी कभी बदकिस्मती उस अच्छाई से बहुत बहुत ज्यादा बड़ी, बहुत बहुत ज्यादा बड़ी, बहुत बहुत ज्यादा परेशान करने वाली हो सकती है जो आपने खींची है। और आमतौर पर जेमस्टोन क्या खींचते हैं?
वो भौतिक फायदे खींचते हैं। और लोग आमतौर पर जेमस्टोन भौतिक फायदों के लिए मांगते हैं। बहुत से लोग जेमस्टोन इसलिए मांगते हैं क्योंकि उनका बिजनेस अच्छा नहीं चल रहा, उनकी जिंदगी में तरक्की नहीं मिल रही, वो कमा नहीं रहे, उनके पास बचत नहीं है, उनकी लग्जरी लाइफ नहीं है। तो ज्यादातर वक्त ख्वाहिशें भौतिकवादी होती हैं और लोग उम्मीद करते हैं कि जेमस्टोन प्रॉब्लम सॉल्व कर देगा। अब जेमस्टोन कोई जिन नहीं है। वो कोई जिन नहीं है कि आप एक जेमस्टोन पहन लो और इच्छा पूरी हो जाए। और जेमस्टोन में बहुत बहुत हल्की पॉजिटिव एनर्जी होती है। वो आप तक कुछ अच्छाई ला सकते हैं। ये ऐसा है कि आपकी जिंदगी में 10% का फर्क आ सकता है एक जेमस्टोन की वजह से। दूसरी तरफ जो नेगेटिव या अशुभ असर है वो बहुत बहुत ज्यादा होंगे। हम कभी कभी समझ नहीं पाते, हमें पता भी नहीं चलता क्योंकि हमारा फोकस पूरी तरह पॉजिटिव साइड पर होता है और हम ये नहीं देखते कि नेगेटिव साइड क्या होगी जो हम खींच रहे हैं। वो अशुभ एनर्जी और नेगेटिव एनर्जी जो हम खींच रहे हैं और वो जमा हो सकती है। चलो कुछ मिसालें लेते हैं। चलो सबसे अशुभ ग्रह की मिसाल लेते हैं जो है शनि, क्योंकि शनि से लोग डरते हैं और ज्यादातर वक्त लोगों को 7.5 से प्रॉब्लम होती है और फिर शनि की दशा या शनि की अंतर्दशा। तो लोग शनि से बहुत डरे हुए हैं और कभी कभी लोगों को लगता है कि शनि से बेहतर फायदे पाने के लिए या शनि से बेहतर नतीजे पाने के लिए, खास तौर पर अगर शनि नीच का हो या कमजोर हो, तो शनि की ताकत बढ़ा सकते हैं और शनि से ज्यादा शुभ नतीजे पा सकते हैं। अब ग्रह कुछ और नहीं बस देवताओं के प्रतिनिधि हैं जो ग्रहों के रूप में हैं। और देवता ऐसे फायदे नहीं देते या इच्छाएं नहीं पूरी करते कि बस आपने एक पत्थर पहन लिया है जो उनकी नुमाइंदगी करता है। वो चाहते हैं कि आप उस तरह से पेश आएं जिसके लिए वो खड़े हैं। कोई आसान शॉर्टकट नहीं है जो देवता लेने वाले हैं। लेकिन अगर आप शॉर्टकट अपनाने की कोशिश करते हैं तो जाहिर है नेगेटिव रिपरकशन भी आएंगे। तो नीलम पहनने के क्या नेगेटिव रिपरकशन हो सकते हैं? एक शनि का पत्थर। अब नॉर्मली जब आप पाते हैं कि शनि का पत्थर या ये नीलम पहना जाता है, जैसा मैंने कहा, भौतिक फायदे के लिए। हालांकि एक चीज जो दिमाग में रखनी चाहिए वो ये है कि आपको शनि का पत्थर या नीलम नहीं पहनना चाहिए जब शनि किसी भी मारक घर में बैठा हो। दूसरा घर या 7वां घर मारक घर कहलाते हैं। तो नीलम नहीं पहनना चाहिए, खास तौर पर अगर शनि इन दोनों घरों में से किसी में बैठा हो या केंद्र के घरों में भी, पहला, चौथा या 7वां। क्योंकि पहले में आपकी सेहत पर असर पड़ सकता है, चौथे में आपकी घरेलू जिंदगी और मां की सेहत, और चौथे घर से आने वाले भौतिक फायदे जैसे आपकी कार, आपका ज्वेलरी, वो भौतिक चीजें प्रभावित हो सकती हैं। और 7वें घर में आपके रिश्ते या आपकी शादीशुदा जिंदगी प्रभावित हो सकती है। चौथा केंद्र, 10वां घर, जिसका शनि नेचुरल रूलर है, नीलम पहनने पर शनि के लिए एक ज्यादा न्यूट्रल जगह हो सकती है। हालांकि वो सिर्फ तभी है अगर शनि 10वें घर में बैठा हो और अपनी राशि में या उच्च राशि में। अगर आप नीलम पहनते हैं अगर शनि आपके 10वें घर में है, लेकिन अगर वो किसी शत्रु राशि में है, मिसाल के तौर पर शनि मेष में है वहां, या शनि कर्क में है वहां, या शनि सिंह में है, या शनि वृश्चिक या धनु या यहां तक के मीन में है, तो जाहिर है शनि आपको पॉजिटिव रिजल्ट से ज्यादा अशुभ नतीजे देगा अगर वो 10वें घर में इनमें से किसी राशि में है। और अगर आप एक नीलम जोड़ते हैं जब आप पहले से ही अशुभ हालात में शनि की ताकत बढ़ा रहे हैं, तो आपको काम पर ज्यादा चैलेंज मिलेंगे। आपके सुपरवाइजर और आपके मैनेजर और अथॉरिटी फिगर्स के साथ रिलेशन प्रभावित हो सकते हैं। आपकी ग्रोथ स्लो हो सकती है या उलट भी सकती है। जहां आपको नौकरी छोड़नी पड़े या आप नौकरी गंवा बैठे, आपकी आमदनी चली जाए, अगली नौकरी कम सैलरी के साथ आए, वगैरह। तो एक को बहुत बहुत सावधान रहना चाहिए। तो जनरली शनि अच्छा नहीं है जब इनमें से किसी घर में बैठा हो। पहला, दूसरा, चौथा, 7वां घर, 8वां घर और 12वां घर शनि के लिए अच्छे घर नहीं है। इसमें छठा, 8वां और 12वां भी शामिल हैं क्योंकि ये दुष्टाना घर है। तो अगर शनि इनमें से किसी घर में बैठा है, शनि 6ठे, 8वें और 12वें घर में एक प्रोटेक्टर है। हालांकि जिस पल आप नीलम के जरिए शनि की ताकत जोड़ते हैं तो नेगेटिव टेंडेंसी बढ़ जाएंगी। तो अगर शनि 6ठे घर में है और अगर आप नीलम पहनते हैं, बीमारियां, एक्सीडेंट, रिलेशनशिप में चैलेंज बढ़ सकते हैं।
8वें घर के लिए करियर में रुकावटें, जिंदगी में रुकावटें, बीमारी, अदालतों के चक्कर और आपकी जॉइंट प्रॉपर्टी में प्रॉब्लम्स आ सकती है और लगभग आपकी जिंदगी के किसी भी हिस्से में कुछ रुकावटें आ सकती हैं। और 12वें घर में अगर आप नीला पत्थर पहन रहे हैं, नीलम, हॉस्पिटल्स, क्लिनिक्स के चक्कर बढ़ सकते हैं या आपको वहां जाना पड़ सकता है और आप हॉस्पिटलाइज भी हो सकते हैं या चैलेंज आ सकते हैं अगर विदेशों से जुड़ा कुछ है। तो अगर आप अपने जन्म के देश से विदेश में हैं और अगर आपके पास शनि 12वें घर में है और आप नीलम पहनते हैं तो आप उसके लिए नेगेटिव टेंडेंसी बढ़ा देते हैं। तो ये शनि के लिए एक ट्रिकी प्लेसमेंट है अगर आप नीलम पहन रहे हैं जब शनि इनमें से किसी घर में है, खास तौर पर किसी अशुभ राशि में। यहाँ तक के किसी पॉजिटिव राशि में भी, मान लो शनि 6ठे घर में है अपनी ही राशि मकर में, फिर भी चैलेंज हो सकते हैं क्योंकि शनि का नेगेटिव असर बढ़ जाता है जब आप नीलम पहनते हैं। अब एकमात्र जगह जहां शनि थोड़ा बेहतर है, मान लो मिसाल के तौर पर अगर आप तुला लग्न लेते हैं, जहां तुला लग्न वाले के लिए शनि एक स्ट्रॉन्ग योग कारक है क्योंकि वो 4थे और 5वें घर का मालिक है। लेकिन जैसा हमने कहा, शनि 4थे घर में अच्छा प्लेसमेंट नहीं है क्योंकि वो घरेलू जिंदगी में चैलेंज लाता है। वो आपकी मेंटल हैप्पीनेस, आपकी घरेलू शांति का बैलेंस बिगाड़ देता है। तो शनि 4थे घर में अच्छा नहीं है और अगर आप शनि का पत्थर पहनते हैं जब शनि 4थे घर में है तो वो उसकी अशुभ एनर्जी को बढ़ा देता है। तो मिसाल के तौर पर तुला वालों के लिए पहला घर तुला में शनि लग्न में उच्च का हो जाता है और ये साशा योग भी है। हालांकि अगर आप नीलम पहनकर ताकत बढ़ाते हैं तो सबसे पहले इसकी जरूरत नहीं है, शनि पहले से ही उच्च का है। आप एक पहले से ही उच्च ग्रह की ताकत क्यों बढ़ाएंगे? अगर आप ऐसा करते हैं तो वो एक रॉग ग्रह बन जाता है। वो आपको ऐसे नतीजे देता है जो अनपेक्षित हैं या जो वो देने वाला था उससे अलग है और ज्यादा अशुभ नतीजे देता है। दूसरा, तुला लग्न वाले के लिए दूसरा घर वृश्चिक है और ये एक मारक घर है। वृश्चिक नेचुरल 8वें घर की नुमाइंदगी करता है तो इसे अवॉइड करना चाहिए। तीसरा घर धनु है। धनु शनि के लिए एक नेगेटिव राशि या शत्रु राशि है और मंगल उसका मालिक है। शनि तीसरे घर में, अगर वो तीसरे घर में है तो नीला पत्थर नीलम पहनने से बचना चाहिए। चौथा घर मकर है, अपनी राशि। हालांकि चौथे घर में, जैसा हमने कहा, ये माँ, घर या प्रॉपर्टी के लिए ज्यादा नेगेटिव नतीजे खींचता है, इसे अवॉइड करना चाहिए। पांचवां घर कुंभ है, लेकिन ये वो राशि है जिसका शनि मालिक है, लेकिन ये एक नेचुरल रूलर है। ये सूरज की नेचुरल राशि है जिसके साथ शनि बिल्कुल शत्रु भाव रखता है। और पांचवां घर बच्चों का घर है, आपके बच्चों के नतीजे, उनके जन्म, उनकी तालीम में, इसलिए पांचवां भी अगर शनि 5वें घर में बैठा है। हालांकि तुला वालों के लिए ये स्ट्रॉन्ग योग कारक है, नीलम अवॉइड करना चाहिए। छठा घर तुला लग्न वाले के लिए मीन का घर है, गुरु का। शनि 6ठे घर का कारक है, अगर वो 6ठे घर में है तो ये ज्यादा प्रोटेक्टिव है, लेकिन जिस पल हम नीलम पहनने के तौर पर एक नीलम जोड़ते हैं, ये बीमारी और एक्सीडेंट के चांसेस बढ़ा देगा। 7वें घर में ये मेष में नीच का है और चौथे और 5वें घर का मालिक है और 7वें घर में बैठा होने का मतलब है कि माँ की दखलंदाजी घरेलू मामलों में आपके रिश्ते पर बढ़ सकती है और नेगेटिव तरीके से माँ की सेहत भी प्रभावित हो सकती है। अगर आप बिजनेस में हैं, बिजनेस प्रभावित हो सकता है क्योंकि इससे ज्यादा नेगेटिव असर आ सकते हैं वगैरह। तुला लग्न वाले के लिए शनि की एकमात्र अच्छी जगह है अगर शनि 9वें घर में मिथुन में बैठा हो, सिर्फ तभी आपको कुछ थोड़े बेहतर नतीजे मिल सकते हैं। यहाँ तक कि तब भी, क्योंकि शनि चौथे और 5वें घर का मालिक है और चौथे घर से 6ठे घर में बैठा है, माँ की सेहत प्रभावित हो सकती है। तो इसलिए ये एक बहुत ट्रिकी प्लेसमेंट है। एकमात्र जगह जहां शनि, मेरे ख्याल से, अगर आप नीलम पहन रहे हैं और ये अच्छा है, सिर्फ वृषभ लग्न वालों के लिए है और वो भी शनि 10वें घर में कुंभ में बैठा हो। क्यों? क्योंकि शनि 9वें और 10वें घर का मालिक है। ये एक बहुत स्ट्रॉन्ग योग कारक है और 10वें घर में ये कुंभ में है। कुंभ उन लोगों की राशि है जो बड़ा सोचते हैं, जो बड़े समाज की देखभाल करना चाहते हैं, समाज की चुनौतियों की। ये वो लोग हैं जो एक्टिविस्ट हैं, जो किसी सामाजिक चीज के लिए खड़े होना चाहते हैं जिसे वो सही करना चाहते हैं।
तो ये वो लोग हैं जो G20 पर डेमोन्स्ट्रेशन करते हैं या क्लाइमेट चेंज के लिए या पेटा के लिए। नॉर्मली आपको वहां बहुत सारी कुंभ एनर्जी मिलेगी। बहुत सारे कुंभ वाले लोग डेमोन्स्ट्रेशन में शामिल हो सकते हैं और एक बड़े गोल के लिए लड़ सकते हैं, लेकिन वो छोटी डिटेल्स मिस कर देते हैं और वो उस तरफ नहीं देखते। शनि 10वें घर कुंभ आपको छोटी डिटेल्स की तरफ भी देखने पर मजबूर करता है, आपको अच्छी तरह प्लान्ड, अच्छी तरह ऑर्गेनाइज्ड बनाता है, छोटी डिटेल्स की तरफ भी देखता है। और इसलिए ये एकमात्र प्लेसमेंट है जहां एक नीला पत्थर या नीलम शनि के लिए पहना जा सकता है, अगर वो 10वें घर कुंभ में है, और सिर्फ वृषभ लग्न वालों के लिए। किसी भी दूसरे लग्न में शनि किसी भी प्लेसमेंट में नेगेटिव रिजल्ट्स भी खींच सकता है। इसलिए ये एक बहुत बहुत ट्रिकी चीज है नीलम पहनना शनि के लिए। अगर शनि किसी मित्र राशि में नहीं है या अगर वो शत्रु राशि में है, अगर वो उन घरों में नहीं है जहां वो थोड़ा बेहतर है। शनि सिर्फ एक बड़े एक्सटेंट में 10वें और 11वें घर में अच्छा है और कुछ एक्सटेंट में 9वें घर में, क्योंकि ये त्रिकोण घर है। शनि बाकी 3 काम घरों में, पहला, चौथा और 7वां, सपोर्ट नहीं करता। शनि इतना अच्छा नहीं है 5वें घर में, क्योंकि ये बच्चों के मामलों में चैलेंज पैदा करता है और किस्मत के मामलों में भी चैलेंज पैदा करता है और रोमांस में भी। जनरली शनि 5वें घर में शत्रु राशि में, पहला रिलेशनशिप हमेशा बहुत उथल पुथल से गुजरेगा और ब्रेकअप तक भी जा सकता है। इसलिए ये एक चैलेंज है अगर आप नीला पत्थर या नीलम पहनते हैं जब शनि 5वें घर में भी है। तो ट्रिकी प्लेसमेंट शनि किसी भी घर में और शत्रु राशि में अवॉइड करना चाहिए। शनि यहाँ तक कि 10वें घर में भी, लेकिन शत्रु राशि में जैसे कि मेष में या कर्क में या सिंह में या वृश्चिक में या धनु में या मीन में शनि अवॉइड करना चाहिए, या नीला पत्थर या नीलम अवॉइड करना चाहिए। यहाँ तक कि अगर शनि इनमें से किसी राशि में 10वें घर में है, क्योंकि शनि तब ज्यादा नेगेटिव एनर्जी लाता है। अब ये पहली कंडीशन है जो मैंने आपको बताई है जहां शनि, आप जानते हैं, बैठा है और जहां नीलम अवॉइड करना चाहिए। तो 99% वैसे भी हम शनि के प्लेसमेंट को इनमें से किसी राशि में, इनमें से किसी घर में रूल आउट कर रहे हैं, अवॉइड करना चाहिए। दूसरी कंडीशन है शनि किसी बुरे कंजंक्शन में नहीं बैठा होना चाहिए। अगर शनि चंद्र के साथ है, यहाँ तक कि 10वें घर कुंभ में भी अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि शनि के साथ चंद्र एक इश्यू है। तो शनि आपको एक नियम समझाने के लिए शुभ ग्रहों के साथ, अगर वो किसी शुभ ग्रह के साथ बैठा है, उसका पत्थर नीलम अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि तब नेगेटिव टेंडेंसी बढ़ जाती है। शनि चंद्र के साथ मतलब एक विश योग, माँ की सेहत, आपका अपना इमोशनल बैलेंस, आपकी इमोशनल फ्रंट पर संतुलित तरीके से सोचने की क्षमता प्रभावित होती है शनि चंद्र के साथ एक विष योग में। और अगर नीलम पहना जाता है, खास तौर पर अगर वो शत्रु राशि में है, बहुत सारे इमोशनल चैलेंज खींच सकता है, यहाँ तक कि कुछ केसेस में डिप्रेशन, दुर्लभ मौकों में ये सुसाइडल टेंडेंसी भी खींच सकता है। तो इसलिए नीला पत्थर या नीलम पहनना जब वो किसी शुभ ग्रह के साथ हो, अवॉइड करना चाहिए। तो शनि चंद्र के साथ, शनि शुक्र के साथ, शनि गुरु के साथ नीलम बिल्कुल अवॉइड करना चाहिए। शनि बुध के साथ अभी भी एक ओके प्लेसमेंट है। हालांकि जब आप शनि की ताकत बढ़ाते हैं, क्योंकि आप शनि की ताकत बढ़ा रहे हैं और बुध शनि के साथ कंजंक्शन में है, तो बुध की नेगेटिव टेंडेंसी भी बढ़ जाती है, जहां आप ज्यादा एनालिटिकल बन जाते हैं, आप ज्यादा शिकायत करने लगते हैं, आप छोटी से छोटी चीजों को देखते हैं असल में और आप उसमें प्रॉब्लम ढूंढते हैं, क्योंकि बुध एक बहुत एनालिटिकल ग्रह है। तीसरा है न सिर्फ शुभ ग्रहों के साथ कंजंक्शन में, यहाँ तक कि अशुभ ग्रहों के साथ भी बिल्कुल अवॉइड करना चाहिए। अगर शनि मंगल के साथ है, ये एक बहुत बहुत वोलेटाइल एनर्जी है। मंगल आग की तरह है, फिर शनि तेल की तरह है। आप एक पहले से ही वोलेटाइल प्लेसमेंट की वोलेटाइल नेचर क्यों बढ़ाना चाहेंगे? अगर आप लंबे वक्त बाद घर जाते हैं और अगर आपका घर, सारे दरवाजे और खिड़कियां बंद हैं, और अगर आप सुनते हैं या अगर आपको गैस की बदबू आती है, आप जानते हैं, तो आप क्या करते हैं? आप पहले सारे दरवाजे और खिड़कियां खोलते हैं गैस निकालने के लिए, क्योंकि अगर आप लाइट ऑन करते हैं, यहाँ तक कि थोड़ी सी चिंगारी से भी सिलेंडर फट सकता है और एक बड़ी आग लग सकती है और आप बुरी तरह घायल या जल सकते हैं। तो आप इसे अवॉइड करना चाहते हैं। तो सबसे छोटी चिंगारी भी आग लगा सकती है, आप जानते हैं।
बड़ी प्रॉब्लम्स आपके घर में जब गैस की बदबू आती है। तो शनि और मंगल का प्लेसमेंट एक साथ और आप नीलम पहन रहे हैं, ये एक पहले से ही बहुत वोलेटाइल सिचुएशन को चिंगारी देने जैसा है और आपको इसे अवॉइड करना चाहिए। वही चीज अगर शनि सूरज के साथ कंजंक्शन में है, खास तौर पर अगर वो सूरज के डिग्री के करीब है, क्योंकि तब वो वैसे भी दग्ध है और बहुत नेगेटिव एनर्जी खींच रहा है सूरज के साथ, और शनि राहु के साथ जो एक सर्प योग है। बिल्कुल नीला पत्थर अवॉइड करना चाहिए, नीलम अवॉइड करना चाहिए। और वही चीज शनि केतु के साथ नीलम अवॉइड करना चाहिए। तो शनि किसी भी शुभ ग्रह के साथ किसी भी कंजंक्शन में अच्छा नहीं है, नहीं ये किसी अशुभ ग्रह के साथ अच्छा है, और आपको नीलम के जरिए ज्यादा अशुभ एनर्जी नहीं जोड़नी चाहिए। तीसरी चीज है कि शनि किसी शत्रु राशि में नहीं होना चाहिए और किसी शत्रु ग्रह की दृष्टि में नहीं होना चाहिए। तो मिसाल के तौर पर अगर शनि 5वें घर में है और राहु लग्न में है, तो राहु 5वें घर में शनि पर दृष्टि दे रहा है, तो शनि पहले से ही 5वें घर में एक नेगेटिव प्लेसमेंट में है और राहु दृष्टि देकर शनि की नेगेटिव टेंडेंसी बढ़ा देता है। तो अगर शनि राहु या केतु की दृष्टि में है, या तो 5वीं या 9वीं दृष्टि से, या शनि सूरज की 7वीं दृष्टि में है, हालांकि वो सूरज पर वापस दृष्टि देता है, लेकिन ये शनि की अशुभ टेंडेंसी को भी बढ़ा देता है और इसके विपरीत, तो इसे बिल्कुल अवॉइड करना चाहिए। शनि अशुभ आप जानते हैं, मंगल की दृष्टि में, खास तौर पर उसकी 4थी दृष्टि या 8वीं दृष्टि के साथ, ये बहुत वोलेटाइल एनर्जी है और इसलिए नीलम बिल्कुल अवॉइड करना चाहिए। तो शनि अकेला किसी भी शत्रु राशि में, शत्रु घरों में, खास तौर पर 6ठे, 8वें और 12वें घरों में, या पहले घर, दूसरे, चौथे घर, 7वें घर में नीलम अवॉइड करना चाहिए। शनि किसी शुभ के साथ कंजंक्शन में नीलम पहनना अवॉइड करना चाहिए। शनि किसी अशुभ के साथ नीलम बिल्कुल अवॉइड करना चाहिए। तो आप देखिए वो सूरत हाल जिसमें एक शनि का पत्थर या नीलम पहना जा सकता है बहुत लिमिटेड है। तो जैसा मैंने कहा, नीलम सिर्फ तभी पहनना चाहिए अगर शनि इनमें से किसी में है। शनि अभी भी 3रे घर में ओके है, शनि अभी भी 9वें घर में ओके है, या 10वें या 11वें घर में। इन 4 घरों के अलावा शनि, और वो भी अपनी राशि में या तुला में जहां ये उच्च का होता है, किसी भी दूसरी राशि में, इन घरों में भी शनि आपको अच्छे नतीजे नहीं देता। तो नीलम अवॉइड करना चाहिए, खास तौर पर क्योंकि ये ज्यादा नेगेटिव एनर्जी खींचता है और सिर्फ थोड़ी सी पॉजिटिव एनर्जी है जो ये आपको देता है। शनि की ताकत बढ़ाना भी, शनि किसी मित्र राशि में, अपनी राशि में, वो भी शनि ओके है या अच्छा है कन्या में, या अगर शनि अपनी राशि में मकर और कुंभ में है, ये अभी भी अपनी है, या शनि तुला में 10वें या 11वें घर में, ये अभी भी ओके प्लेसमेंट है। हालांकि शनि का पत्थर नीलम सिर्फ तभी पहनना चाहिए अगर शनि बहुत कमजोर है। अगर शनि पहले से ही बहुत स्ट्रांग है, अगर आप ताकत बढ़ाते हैं, तो आप अशुभ एनर्जी भी बढ़ा देते हैं। तो चौथी कंडीशन है कि शनि बहुत कमजोर होना चाहिए। वो 6 या 7 डिग्री के बीच होना चाहिए, तो उसकी बहुत कम ताकत होती है। तब नीलम पहनकर शनि की ताकत बढ़ाना समझ में आता है। हालांकि अगर शनि पहले से ही 14 और 15 डिग्री पर है, या 17, 18, 20 डिग्री पर है, ये पहले से ही बहुत स्ट्रांग है। अगर आप नीलम जोड़ते हैं तो आप ताकत बढ़ाते हैं और अशुभ ताकत बढ़ाते हैं। एक इंसान पहले से ही बहुत स्ट्रांग है और अब आप उसे दुश्मन बना देते हैं और वो आपके घर में रह रहा है। अब आप समझिए कि वो क्या नतीजे दे सकता है। तो इसलिए अगर शनि बहुत कमजोर है, बहुत कम डिग्री में, सिर्फ तभी आपको नीलम पहनना चाहिए। यहाँ तक कि अगर शनि 10वें घर कुंभ में है, एक वृषभ लग्न वाले के लिए भी। तो अब हमने 4 पॉइंट्स देख लिए हैं जहां नीलम अवॉइड करना चाहिए या इसे अवॉइड किया जा सकता है। चलो दूसरे जेमस्टोन्स को देखते हैं। मिसाल के तौर पर आप अभी भी एक शुभ ग्रह का जेमस्टोन पहन सकते हैं, लेकिन कंडीशंस के तहत। मिसाल के तौर पर शुक्र की ताकत बढ़ाने के लिए हीरा पहनना अभी भी ओके है, लेकिन अगर शुक्र एक स्ट्रॉन्ग प्लेसमेंट में है, मिसाल के तौर पर शुक्र 4थे घर में, और हीरा पहनना अभी भी आपके लिए ज्यादा भौतिक चीजें खींच सकता है। हालांकि ये नेगेटिव टेंडेंसी या बाहरी नेगेटिव फोर्स या दूसरे जेंडर की दखलंदाजी या घरेलू मामलों में तान गड़ाना भी खींच सकता है,
इसमें शामिल है, आप जानते हैं, तीसरे पक्ष को आपकी शादी में आकर्षित करना। तो शुक्र की ताकत बढ़ाना। अगर वो शत्रु राशि में चौथे घर में है और हीरा पहन रहे हैं तो वो चैलेंज भी लाएगा। शुक्र सातवें घर में, और अगर आप हीरा पहन रहे हैं, शुक्र पहले से ही सातवें घर में स्ट्रॉन्ग है क्योंकि ये कारक भी है। लेकिन अगर ये शत्रु राशि में है, अगर आप हीरा पहनते हैं, फिर से ये नेगेटिव टेंडेंसी खींचेगा और अवॉइड करना चाहिए। तो जब तक आप बहुत यकीन नहीं है कि शुभ ग्रह एक अच्छे घर में है और सिर्फ ताकत में कम है, सिर्फ तभी आप एक जेमस्टोन पहन सकते हैं, वरना शुक्र के लिए हीरा पहनना बिल्कुल अवॉइड करना चाहिए। और फिर दूसरा शुभ ग्रह बुध। लोग कभी कभी बुध के लिए पन्ना पहनते हैं। पन्ना अभी भी बुध की ताकत थोड़ी बढ़ा देता है। ये उन लोगों के लिए अच्छा हो सकता है जो अकाउंट्स में है या मेडिसिन में है और एनालिटिकल जॉब्स में भी, आप जानते हैं, काम पर जहां उनकी बहुत एनालिटिकल पोजीशन है, जैसे रिस्क मैनेजमेंट, क्वालिटी, सेफ्टी। हालांकि ये क्या करता है, जब ये बुध की एनालिटिकल एबिलिटी बढ़ाता है, ये इंसान को बहुत शिकायती भी बना देता है। तो अगर ये फोर्सेज आपके घर आकर आपको नेगेटिव तरीके से प्रभावित करती है, तो आप काम पर बहुत शिकायत करने लगते हैं, आप अपने घर पर भी बहुत शिकायत करने लगते हैं और आप जरूरत से ज्यादा गलतियां निकालते हैं। आप अनावश्यक प्रॉब्लम्स पैदा करते हैं जहां कुछ प्रॉब्लम्स होती ही नहीं, और इसलिए लोगों को ये शिकायत करने वाली आदत पसंद नहीं आती। छोटी से छोटी चुनौतियां निकालकर बड़ा इश्यू बनाने का लोगों को ये पसंद नहीं आएगा और लोग आपको दूर धकेल देंगे और आपको लोगों से सिर्फ नेगेटिव रिजल्ट्स मिलेंगे और रिलेशनशिप्स को नुकसान हो सकता है। एकमात्र ग्रह जिसका पत्थर पहनने पर ज्यादा नुकसान नहीं होता वो है गुरु, जब आप पुखराज पहनते हैं। हालांकि गुरु एक बहुत तरक्की देने वाला ग्रह है। अगर आप पुखराज पहनते हैं जहां गुरु के प्रति थोड़ी सी भी नेगेटिव टेंडेंसी है, मिसाल के तौर पर गुरु एक कंजंक्शन में है, एक दग्ध प्लेसमेंट में, सूरज के साथ या शनि के साथ या राहु के साथ या केतु के साथ, और मिसाल के तौर पर 8वें घर में या ये तीसरे घर में है, तो गुरु खींच सकता है पुखराज पहनना। क्यों? जब तक आप बिल्कुल यकीन नहीं है गुरु कमजोर है और अच्छी राशि में है और एक अच्छे घर का मालिक है, सिर्फ तभी पुखराज पहनना चाहिए, वरना अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि जेमस्टोन पहनना ज्यादा नेगेटिव एनर्जी खींचना है और कम पॉजिटिव एनर्जी। और बाकी 3 अशुभ ग्रह जैसे मंगल और सूरज, बहुत से लोग मंगल के लिए मूंगा पहनते हैं, लेकिन मंगल लड़ाई की आक्रामकता बढ़ा देता है अगर आप मूंगा पहनते हैं, जब तक मंगल बहुत स्ट्रॉन्ग जगह में नहीं है और ये अशुभ पोजीशन में नहीं है। मिसाल के तौर पर मंगल अशुभ पोजीशन में है पहले घर, दूसरे घर, चौथे घर, 7वें घर, 8वें में और 12वें घर में भी, लेकिन ज्योतिषियों के बीच कुछ मतभेद के साथ। लेकिन जनरली मंगल के ये घर आपको अच्छे नतीजे नहीं देते और ये एक स्ट्रॉन्ग अशुभ पोजीशन है, और इसलिए अनावश्यक रूप से नेगेटिव एनर्जी खींचना या जोड़ना मूंगा पहनकर मंगल के लिए सच में रेकमेंडेड नहीं है। मंगल ओके हो सकता है मूंगा पहनना अगर मंगल 10वें घर में है, मिसाल के तौर पर मेष में, जहां ये बनता है, जहां ये बहुत डायरेक्शनल स्ट्रेंथ पाता है, और मंगल कर्क लग्न वालों के लिए स्ट्रॉन्ग योग कारक है जहां ये 5वें और 10वें घर का मालिक है। हालांकि ये बच्चों या रोमांस के मामलों में भी कुछ चैलेंज पैदा कर सकता है, तो एक को बहुत सावधान रहना चाहिए। अगर आप मूंगा पहनते हैं एक कर्क लग्न वाले के लिए मंगल के लिए 10वें घर मेष में, जब तक इस पर गुरु की दृष्टि नहीं है, गुरु की 5वीं दृष्टि, गुरु की 9वीं दृष्टि मंगल पर 10वें घर में, वहां अभी भी आप मूंगा पहनकर बच सकते हैं। हालांकि मंगल की ताकत फिर से कम होनी चाहिए। अगर ये पहले से ही बहुत स्ट्रॉन्ग है तो एक्स्ट्रा ताकत जोड़ने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि मंगल 10वें घर मेष में केंद्र घर में रोचक महापुरुष योग बनाता है, तो ये पहले से ही महापुरुष में बहुत स्ट्रॉन्ग पोजीशन में है। ज्यादा ताकत जोड़ने की जरूरत नहीं है जब तक मंगल की डिग्री बहुत कम नहीं है, मान लो 1, 2 या 3 डिग्री। और क्योंकि नक्षत्र अच्छा है, दूसरी चीजें देखनी है वो ये है कि अगर वो नक्षत्र जिसमें एक ग्रह बैठा है अच्छा नहीं है, फिर भी अवॉइड करना चाहिए। मिसाल के तौर पर शनि यहाँ तक के 10वें घर में भी, जो इसका नेचुरल है, ये मालिक है, ये 10वें घर का नेचुरल रूलर है। लेकिन अगर ये अश्लेषा में है या आर्द्रा में या कृतिका में या अश्विनी में, ये शनि के लिए बैड प्लेसमेंट है।
शनि अभी भी ओके है। मान लो पूर्व फाल्गुनी में या पुष्य में या यहाँ तक के रोहिणी में शनि अभी भी आपको इन नक्षत्रों में अच्छे नतीजे दे सकता है। तो नक्षत्र भी बहुत अहम है और सिर्फ घर या राशि नहीं। तो अगर एक ग्रह नक्षत्र में अच्छे नतीजे नहीं देता तो उस ग्रह का पत्थर अवॉइड करना चाहिए। और फिर सूरज के लिए मानिक पहनना। सूरज पहले से ही एक ग्रह है जो आपको कॉन्फिडेंस, घमंड देता है। तो जब तक आपको नहीं लगता कि आप में बिल्कुल कॉन्फिडेंस नहीं है और आपके पास, आप जानते हैं, आप बहुत लो हैं और आप बहुत असुरक्षित महसूस करते हैं, सिर्फ तभी आप मानिक पहन सकते हैं या यहाँ तक कि कुछ सोना जो सूरज की ताकत बढ़ाता है। क्योंकि सूरज झूठा घमंड भी बढ़ाता है, सूरज अहंकार बढ़ाता है, सूरज लोगों को ये महसूस करवा सकता है कि आप अभिमानी हैं। इसलिए मानिक अवॉइड करना बेहतर है जब तक आप बिल्कुल यकीन नहीं है कि सूरज कमजोर है और आप खुद महसूस करते हैं कि आप एनर्जी में लो हैं, आप अपने कॉन्फिडेंस में लो हैं और आपको लगता है लोग आपका फायदा उठा रहे हैं। अगर आपकी सामान्य रेपुटेशन भी ये है कि आप आक्रामक हैं, लोग आपको अभिमानी समझते हैं, लोग आपको बहुत घमंडी समझते हैं, लोग आपको गुस्सैल समझते हैं, कोई जो हमेशा ट्रबल पैदा करता है, तो मानिक पहनना विनाशकारी है क्योंकि ये सिर्फ इन टेंडेंसी को बढ़ाएगा। तो सूरज के लिए मानिक पहनना। अगर सूरज मिसाल के तौर पर 5वें घर में है, अगर सूरज 2 या 3 डिग्री पर है, ये अभी भी ओके हो सकता है, आप जानते हैं, और आप बच सकते हैं। लेकिन या यहाँ तक के 9वें घर में मिसाल के तौर पर, या सूरज मान लो 10वें या 11वें घर में अभी भी ओके है, खास तौर पर अगर सूरज अपनी राशि में है या मित्र राशि में है। मिसाल के तौर पर अगर ये मेष में उच्च का है या अगर ये कर्क में है, अभी भी ओके है, लेकिन अवॉइड करना चाहिए अगर सूरज मेष में है क्योंकि ये पहले से ही उच्च का है और इसकी बहुत हाई एनर्जी है। तो एक को सावधान रहना चाहिए कि कौन सा जेमस्टोन किस ग्रह के लिए पहनते हैं, खास तौर पर अगर ये पहले से ही अच्छी राशि में है और अगर ये पहले से ही स्ट्रांग है या अगर ये शत्रु राशि में है तो अवॉइड करना चाहिए। तो दोस्तों, ये जेमस्टोन पहनने के जनरल रूल्स हैं। बहुत कम ही आपको जेमस्टोन पहनना चाहिए क्योंकि ये नेगेटिव एनर्जी इस्तेमाल करने जैसा है। ये ऐसा है, आप जानते हैं, शॉर्टकट्स अपनाना, मेहनत करके सफलता पाने की बजाय शॉर्टकट्स इस्तेमाल करने की कोशिश करना। सबसे अच्छी चीज जो मुझे लगती है जेमस्टोन पहनने की बजाय, वो है अपने बिहेवियर के जरिए ग्रह के गुणों को अपनाना। नीलम पहनने की बजाय अपनी जिंदगी में ज्यादा ऑर्गेनाइज्ड होना, अपनी जिंदगी में ज्यादा प्लान्ड होना, शनि की ताकत बढ़ाने के लिए गरीब लोगों की मदद करना, आपके नीचे काम करने वाले या आपके अधीन काम करने वाले लोगों की मदद करना ज्यादा मददगार है। अगर आप अपने सूरज की ताकत बढ़ाना चाहते हैं, अपने पिता के साथ अच्छे रिश्ते रखना, पिता का आशीर्वाद लेना और सोच वाले लोगों के साथ काम करना, सुपीरियर और अथॉरिटी फिगर्स के प्रति सम्मान रखना और उनके करीब होना मददगार है। मंगल की एनर्जी बढ़ाने के लिए ये हमेशा बेहतर है कि आप काम के प्रति एक बहुत कॉन्फिडेंट अप्रोच रखें, लेकिन आप उसी वक्त विनम्र भी रहें। आपको मेहनत करने में, अपने गोल्स तक पहुंचने में हिचकना नहीं चाहिए, लेकिन उसी वक्त विनम्रता का अभ्यास करें, वरना अनावश्यक रूप से आप झगड़े में पड़ जाते हैं। मंगल करता है और आप अपनी आक्रामकता पर अमल करते हैं। तो इसे समझाने के लिए, ग्रह की ताकत पॉजिटिव तरीके से बढ़ाने के लिए उसके बिहेवियरल पहलुओं को बढ़ाना बेहतर है, या ग्रह के मंत्रों का इस्तेमाल करना, ग्रह के दिनों में व्रत रखना। कहने के लिए, मिसाल के तौर पर शनिवार को शनि के दिन व्रत रखना नीलम इस्तेमाल करने से बेहतर है, आप जानते हैं, और साथ ही अपने अप्रोच में ज्यादा विनम्र होना, जिंदगी में अच्छा होना, आमतौर पर कॉन्फिडेंट होना और ज्यादा आभारी और शुक्रगुजार होना ग्रहों की ताकत बढ़ाने या खींचने का एक बेहतर तरीका है इन शॉर्टकट्स को इस्तेमाल करने की बजाय। तो दोस्तों, समझाने के लिए बेहतर है आप जेमस्टोन अवॉइड करें जब तक आप उस 1 से 2 डिग्री में नहीं है। आप जानते हैं, 1 से 2% में जहां आप जेमस्टोन से बच सकते हैं, जब ग्रह मित्र राशि में है या मित्र घर में है और बहुत कम डिग्री में है और उस पर कोई नेगेटिव दृष्टि नहीं है, कोई नेगेटिव कंजंक्शन नहीं है, कोई बुरा नक्षत्र नहीं है, सिर्फ तभी आप उस ग्रह का पत्थर पहन सकते हैं। लेकिन आपको उस ग्रह में विनम्र और अच्छा और आभारी होने के बिहेवियरल पहलुओं को अभ्यास में लाकर भी जोड़ना चाहिए। अगर नहीं,
तो नेगेटिव टेंडेंसी आपको पॉजिटिव नए नतीजे देने से ज्यादा होंगी। दोस्तों, ये मेरा एनालिसिस है कि जेमस्टोन पहनना है या नहीं पहनना है, और किन कंडीशंस में आप एक जेमस्टोन पहन सकते हैं और कब जेमस्टोन पहनने से बचना चाहिए, जो ज्यादातर वक्त होता है। और इसलिए मेरा सुझाव आपको ये है, कोशिश करें और 99% वक्त जेमस्टोन पहनने से बचें। और अगर आपको पहनना ही है तो मेरे इन रेकमेंडेशंस और सजेशंस को दिमाग में रखें। कोई भी दूसरा प्लेसमेंट, कोई ज्योतिषी आपको बताता है कि आप उस ग्रह का जेमस्टोन पहन सकते हैं जो छठे घर, 8वें घर या 12वें घर का मालिक है या उन घरों में बैठा है, ये भी अच्छी चीज नहीं है। तो अगर एक ग्रह छठे, 8वें या 12वें घरों में से किसी का मालिक है, और यहां तक कि अगर ये 10वें घर में बैठा है, इसका जेमस्टोन पहनना भी षष्ठ्यांश की नेगेटिव टेंडेंसी बढ़ा देगा। इसलिए हमें सच में सावधान रहना चाहिए कि कब जेमस्टोन पहनना है। तो जब तक आप बिल्कुल यकीन नहीं है और इन बातों को दिमाग में रखते हुए जेमस्टोन अवॉइड करें। बिहेवियरल पहलू, व्रत और मंत्र और ग्रह की दिशा में दान इस्तेमाल करें, जेमस्टोन्स इस्तेमाल करने की बजाय। तो दोस्त, ये मेरा जेमस्टोन्स के बारे में एनालिसिस है। प्लीज इस वीडियो को लाइक करें, प्लीज इस वीडियो को शेयर करें और प्लीज बेल आइकन दबाएं ताकि आपको पता चले कि मेरा नया वीडियो कब आ रहा है। और प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप मुझसे पर्सनल कंसल्टेशन चाहते हैं, प्लीज डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिए गए लिंक्स को देखें, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। और जब तक हम किसी दूसरे एनालिसिस के साथ मिलते हैं, थैंक यू।